क्या वाकई राम के बेटे लौ ने लाहौर को दरियाफ्त किया था? फाउंडर्स में ना बहुत सारे नाम आते हैं। राजा प्रेक्षत है, चुच बिन भिंडरा है, रामचंद्र जी का बेटा राजा लौ है, ब्राह्मण राजे हैं, महमूद है, अयाज है। देखिए, लाहौर एक बड़ा कदीम शहर है। हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये सब कहानियां हैं। कोई ऐसा मौर्रिख आज तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दे सका जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि लाहौर फलां शख्स ने बनाया था। लाहौर की असल लोकेशन क्या है? क्या वाकई लाहौर इचरा में है या मियानी साहब में है? 12 दरवाजों के अंदर लाहौर है। 10वीं सदी में चले जाएं, पहली दफा जोग्राफिया सामने आया और लाहौर का नाम ऑर्थोग्राफिक फॉर्म के अंदर आपके सामने आया तो वो अल-बेरूनी है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक बात भी है कि अंदरून लाहौर की बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक मर्द और औरत आमने सामने से आ रहे हो तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। अंदरून लाहौर के अंदर बसने वाले फनकार पेशावर कहाँ कहाँ रहते थे और वो कौन थे? वक्त के साथ साथ ये सारे प्रोफेशंस रिप्लेस हो गए मॉडर्न प्रोफेशंस के साथ। बाय द टाइम अंदरून लाहौर में अब आप जाएं तो पुराने लाहौर के रहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। मुगल दौर में लाहौर कैसा था? ये शाही किला जो आपको समझे ऊपर नजर आ रहा है, इसके नीचे भी एक किला है। इतनी इंटरेस्टिंग इसकी कंस्ट्रक्शन है, इतनी इंटरेस्टिंग इसकी राहदारियां हैं, बल्कि मैं इंटरेस्टिंग से ज्यादा कहूंगा वो पूरी भूल भुलैया है। लाहौर के ऊपर हमले कितनी दफा हुए? महमूद गजनवी ने तो लाहौर के ऊपर हमला किया, लाहौर को तबाह कर दिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया। महमूद गजनवी के हमले के बाद लाहौर को जो दोबारा आबाद किया था वो अयाज ने किया था, जो उसका गुलाम कहा जाता है। लाहौर जो है वो नील का हब था। नीले गुंबद के एरिया से जिस वक्त आप मेयो हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो मेयो हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल सामने आप देखें एक मसीही कब्रिस्तान की दीवार है। 3 कब्रें आप देखेंगे, उनके ऊपर इंडिगो प्लांटर लिखा हुआ है। अकबर बादशाह की कौन सी वो बीवी थी जो उसकी शराकतदार थी इसी नील के कारोबार में? हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो आपको पता चलता है वो शाही खातून थी जो बराह रास्त समझ लें बादशाह के साथ इन्वेस्ट करती थी। लाहौर के पुरस्रार यहूदी कौन है? क्या यहूदी जो हैं लाहौर के वो अब तक यहाँ आबाद हैं या यहाँ से चले गए? मैंने बताया यहाँ पर कमोबेश हर तरह की कम्युनिटी रही। यहूदी पार्टीशन के बाद यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हुए। लोगों को इस बात पे बड़ा एतराज होता है। ये एक और भी मिथ है कि क्या ये जगह जो है ये असेबी है? मोती मस्जिद के अंदर तो वहाँ पे जो लोग दुआ करने आते हैं उन्होंने भी कह रखा है कि हमें कोई चीज़ नज़र आती है। वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि जिन्नात उनके ख्वाब में आ जाते हैं और आके तो उनकी जो भी मन्नत और मुराद होती है वो पूरी करवा जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं ख़ावर बुखारी। आज एक पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर की जो हिस्टोरियन है, लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर जिनका एक बहुत ही दबीज़ काम है और मैं ये कहूँगा कि लाहौर इनकी रगों में दौड़ता है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, शहाब उमर साहब। शहाब उमर भाई का बहुत एक कह लें कि एक हिस्ट्री के ऊपर, लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर, ख़ास तौर पे लाहौर को किसने बनाया और लाहौर के अंदर कितने हेरिटेज हैं, इसके ऊपर शहाब भाई ने बहुत काम किया है। आज हम एक पॉडकास्ट में इनसे ज़रा लाहौर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ। कंफर्टेबल हैं? बात शुरू जी कीजिए। जी। शहाब भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि लाहौर की जो तारीख़ है, ये कितने साल पुरानी है और इसका जो फाउंडर है, कहा ये जाता है कि राम का बेटा लौ है। क्या वाक़ई राम के बेटे लौ ने लाहौर को दरियाफ़्त किया था? और इसमें लाहौर की जो दरियाफ़्त है, कैसे ये शहर वजूद में है? इसमें कितने नाम हमें देखने को मिलते हैं? देखें, जो लाहौर की रिटन हिस्ट्री है, अगर हम इसकी उस हिस्ट्री की बात करें जो किताबों से मालूम होती है, वो तकरीबन कोई 2000 साल पहले हमें हवाले इशारे मिल जाते हैं कि लाहौर शहर वजूद रखता था। हुँ। और ये भी हो सकता है कि ये जो शहर है ये इससे कहीं ज़्यादा पुराना हो, लेकिन रिटन हिस्ट्री की अगर बात करें तो वो 2000 साल पहले तक हमें इसके इशारे मिल जाते हैं। ठीक। अब अगर आप फाउंडर्स की बात करते हैं तो फाउंडर्स में ना बहुत सारे नाम आते हैं। राजा प्रेक्षत है, चुच बिन भिंडरा है, फिर ये जो आपने नाम लिया है रामचंद्र जी का बेटा राजा लौ है, ब्राह्मण राजे हैं, महमूद है, अयाज है। रामचंद्र हिंदू भगवान जो हैं, उनका बेटा लौ। जी, बिल्कुल। ठीक। तो लेकिन
जब आप इसके एनालिसिस करते हैं थोड़ी, आप जिसको कहते हैं, आप हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये सब कहानियाँ हैं। ठीक है। अ, कोई ऐसा मौर्ख आज तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दे सका जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि लाहौर फलां शख्स ने बनाया था। हुँ, देखें, लाहौर एक बड़ा कदीम शहर है और इसको किसी ने बनाया नहीं है, हुँ, कोई इसका एक फाउंडर नहीं है। ठीक है, ठीक ये है। शहर वक्त के साथ साथ कभी इस पर अटैक्स होते रहे, कभी ये शहर मुकम्मल तौर पर जल गया, हुँ, कभी ये शहर दोबारा आबाद हुआ। तो ये लाहौर शहर जो आज आपके सामने है, ये इस तरह वक्त के साथ वजूद में आया। इसको कोई एक शख्स इसको बनाने वाला नहीं है। हुँ, फिर आपका जो क्वेश्चन था राजा लॉ के हवाले लॉ से, के हवाले से। तो वो देखें, जो राजा लॉ है उसका पहली दफ़ा राजा लॉ का नाम लाहौर के साथ हमें जुड़ा मिलता है औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में। ये एक राइटर थे सुजन राय। उन्होंने ये क्लेम किया था कि राजा लॉ जो हैं वो रामचंद्र जी के बेटे लाहौर आए और उन्होंने यहाँ आकर रावी के किनारे एक बस्ती आबाद की और इसके मुख्तलिफ नाम रहे, लोपोर, लौगढ़, लहो। तो लेकिन जब आप उसके एनालिसिस करते हैं अगेन, आप थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो आपको रामायण के अंदर या जो एंशंट, आप समझ लें हिंदू लिटरेचर है, हुँ, उसके अंदर कहीं कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता, कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो बड़ी सॉलिड हो जिससे ये पता चले कि राजा लॉ जो हैं वो कभी लाहौर आए थे या उनके लाहौर आने का जिक्र हो और उसके बाद यहाँ शहर बसाने का जिक्र हो। तो ये एक बड़ा रोमांटिक सा कॉन्सेप्ट ज़रूर है। हुँ। मतलब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लाहौर जो है ये लॉ के नाम के साथ लॉ के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हुए नज़र भी आते हैं, और लाहौर के जो लोग हैं वो इस बात पे बुरा भी मान जाते हैं जब आप जैसे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि लॉ का, राम के बेटे लॉ का कोई ताल्लुक नहीं है लाहौर के साथ। जी, बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि ये लोग जो लाहौर से मोहब्बत करते हैं, लाहौर की तारीख़ से मोहब्बत करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। हुँ, राजा लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे उनको आप समझ लें एक मोहब्बत है, क्योंकि बड़ा रोमांटिक सा हुँ। कॉन्सेप्ट है। तो जब उन्हें ये बताया जाता है कि नहीं, नहीं, जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि राजा लॉ ने लाहौर को आबाद किया या बनाया या ही वाज़ द फाउंडर, तो वो किसी हद तक बुरा मान जाते हैं। हुँ। एक मिथ हमें सुनने को मिलती है कि लाहौर जो है वो असल लाहौर इचरा में आबाद है, और 12 दरवाज़ों का लाहौर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अंदरून लाहौर के साथ का जो है, लाहौर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लाहौर की असल लोकेशन क्या है? क्या वाक़ई लाहौर इचरा में है या मियानी साहब में है, या 12 दरवाज़ों के अंदर लाहौर है? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प जो है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है कि लाहौर के बारे में वाक़ई बेशुमार लोग ये समझते हैं और ये दावा भी करते हैं कि नहीं जी, जो पुराना लाहौर है, वो इछरे में। हुँ, सबसे पहले ना हम इस बात को समझते हैं कि वो इछरे को पुराना लाहौर कहते क्यों हैं? बिल्कुल, क्यों तो कहते हैं? इसमें सबसे पहली एक चीज़ ये आ जाती है, वो जो इछरे के अंदर कदीम आपको हिंदू आसार मिलते हैं, उसकी बेस के ऊपर ये बात की जाती है कि जो पुराना लाहौर है वो शायद इछरा था। अब अगर आप 10वीं सदी में चले जाएँ, तो जब पहली दफ़ा लाहौर का प्रॉपर आप समझ लें कि जुग्राफ़िया सामने आया और लाहौर का नाम ऑर्थोग्राफ़िक फ़ॉर्म के अंदर आपके सामने आया, तो वो अल-बैरूनी ने दिया। हुँ, उन्होंने अपनी जो बुक थी उसके अंदर ये मेंशन की बात कि रावी के पास जो है वो यूं एक पूरी बस्ती आबाद है और उसका नाम उन्होंने लौपुर, लोहावर जो है उसको लोहावर। इस तरीके से मेंशन किया। अच्छा, ये 1000 साल पहले आपको ये एविडेंस मिल गया कि लाहौर जो है वो रावी के साथ आपका जो ये वॉल सिटी वाला एरिया है, हुँ, लाहौर यहाँ आबाद था। फिर आप आ जाएँ कि ये जो इछरे वाला कॉन्सेप्ट है, ये ये किसने बे दिया था? ये मैं इसी पर आ रहा हूँ कि ये बेसिकली आया था ब्रिटिश एरा के अंदर। एक राइटर थे टीएच थॉर्टन। टीएच थॉर्टन। थॉर्टन। उन्होंने जो है वो लाहौर की
हिस्ट्री पे काम करना शुरू किया। वो यहाँ लोकल लोगों से मिलते रहे, इर्द-गिर्द अंदरून लाहौर के बाहर की जो आबादियाँ थीं, इनको जाके विज़िट करते रहे। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वो लेके आए कि जो पुराना लाहौर है, वो दरअसल इछरा है। इचरा में। अच्छा, और अब अगर आप इस उनकी थ्योरी को ज़रा उसके ऊपर, मतलब अगर वो चंद्रात के मंदिर को कहते हैं कि ये उसको वो जोड़ते हैं जी, बिल्कुल चुच यही मैं आपसे सवाल करने लगा था कि इचरे के अंदर भी कुछ मंदिर पुराने पाए जाते हैं जो अब हुँ, बिल्कुल खस्ता हाल हैं। हाँ। क्या वजह है इसकी? मैं वही बता रहा हूँ कि जो पुराने मंदिर हैं, इनको वो जोड़ते हैं चुच फैमिली के साथ, कि ये उस दौर के बने हुए हैं, चुचबिन भिंडरा। चुच बिन भिंडरा। लेकिन 19th सेंचुरी के एक और राइटर थे, भोलानाथ वारिस। उन्होंने अपनी जो तहकीक की, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर की कि ये जो मंदिर हैं या ये जो कदीम जिनको आप हिंदू आसार कह रहे हैं, हुँ। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सिख दौर के अंदर बनाए गए थे। फिर देखें, एक जो और थॉर्टन की जो थ्योरी थी, उसके अंदर एक और दिलचस्प चीज़ ये थी कि वो उनका क्लेम था कि जो लोहारी दरवाज़ा है आपका, लोहारी दरवाज़े का रुख है इछरे की तरफ। लोहारी दरवाजे का लोहार रुख। लोहारी दरवाज़े का रुख इछरे की तरफ है, तो इछरे की तरफ होने की वजह से उनके ज़हन मतलब उनकी जो थ्योरी थी वो ये थी, लोहारी दरवाज़ा मीन्स जो लाहौर को खुलता है दरवाज़ा, हुँ। तो वो फिर ये इछरा है। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो अकबर का एरा है, उसमें एक सूरत, यानी जो आज आपका जो गुजरात है, इंडियन बिल्कुल गुजरात, इंद्रन। वहाँ पर एक इंडिगो ट्रेडर था, नील का ताजिर था। हुँ, उसने एक तिजारती रसीद भेजी हुँ। लाहौर में, किसी को भेजी उसने वो रसीद। उस पे उसने जो मेंशन किया, उसने मेंशन किया कि इछरा नज़्द लाहौर, लाहौर। नज़्द इछरा या इछरा नज़्द इचरा लाहौर। नज़ अब लाहौर। ये एक कन्फ्यूजन डेवलप हो गई कि क्या कि इचरा ही इतना हाँ, पुराना हाँ, है? इतना पुराना है। अब ये 2-3 चीज़ें थीं। नंबर 1, जो लोहारी दरवाज़ा है, इसकी इछरे की तरफ डायरेक्शन। नंबर 2, ये जो मैंने आपको तिजारती रसीद बताई है वो। नंबर 3, वहाँ पर जो कदीम हिंदू आसार आसार थे, कदीम है, बिल्कुल। वो उनकी वजह से ये एक थ्योरी डेवलप करने की कोशिश की गई कि जो पुराना लाहौर है, वो दरअसल इछरा था। लेकिन ये थ्योरी बड़ी जल्द, मैंने आपको बताया, गलत हुँ, साबित हो गई। थ्योरी किस तरह गलत साबित हो गई कि ब्रिटिश एरा के अंदर ही हुँ। बेशुमार अंदरून लाहौर के अंदर खुदाइयों का काम हुआ। ये जो आपका पानी वाला तालाब है, यहाँ पर जब खुदाई की गई तो आपको पता चला ये बेसिकली बहुत पुरानी, इसके नीचे तहज़ीब के आसार मिलते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो अंदरून लाहौर में हवेली ध्यान सिंह है, जी। उसकी खुदाई की गई तो पता चला कि वहाँ से भी आपको वाटर चैनल्स मिले, कदीम तहज़ीबों के आसार मिले। फिर 1959 में लाहौर फोर्ट में, शाही किले में एक खुदाई का काम हुआ। उस खुदाई में जनाब एक सोने का सिक्का मिला, 1000 साल पुराना, सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर का था। तो उससे ये पता चला कि यहाँ पर जो है एक पुरानी, अभी तो वहाँ पर और लेयर्स हैं उसके नीचे जो हज़ार साल पुराना सिक्का ह मिला। 1000 साल पुराना सिक्का मिला, लेकिन अभी ये इसके नीचे और लेयर्स थीं जो वहाँ पर फिर इस काम को रोक दिया गया, हुँ, लेकिन अभी वहाँ पर काम हो रहा है। और ये जो लाहौर फोर्ट के ऊपर जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, वो इस बात को बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि ये जूं-जूं यहाँ पर खुदाइयों का और तहकीक का काम होता जाएगा, तो ये बात बड़ी जल्दी खुलकर सामने आ जाएगी कि यहाँ एक्चुअली तहज़ीब पुरानी थी कितनी, इस लोकेशन के इस ऊपर। लोकेशन के ऊपर। फिर आप ये देखें कि इछरे के अंदर जब भी कभी खुदाइयों का काम हुआ, रिसर्च वर्क हुआ, वहाँ पर कभी किसी फोर्ट के आपको आसार नहीं मिले। हुँ, सही। ठीक है ना जी? आपको फोर्ट के आसार, आपको फोर्ट पूरा नज़र आता है, हुँ, वॉल्ड सिटी के साथ, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने ये म्यानी साहब वाली बात की। ये भी जो जगह है, ये माज़ी में मौज़ा म्यानी कहलाती थी। मौज़ा मियानी। मौज़ा म्यानी, ये ये भी एक कहा जाता है टीला कि था। जी मियानी साहब असल लाहौर है। हाँ, ये जगह टीला कहलाती थी, हुँ, ये एक टीला था, मौज़ा म्यानी कहलाती थी। अच्छा, फिर डिफरेंट जो ओल्ड ट्रेडिशंस थी, जब जगह गैर आबाद हुई, इनको कब्रिस्तान के में ये कन्वर्ट हो गई। अब ये जो मौज़ा म्यानी को पुराना लाहौर कहा जाता है, इसके पीछे एक रीज़न ये थी कि यहाँ पर एक खुदाई हुई, वहाँ से शिव पार्वती का मुजस्समा मिला।
शिव शिव पार्वती का मुजस्समा मिला। ये कोई 8वीं-9वीं सदी का स्टैचू था, बिल्कुल। लाहौर म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। इस मुजस्समे की बेस के ऊपर हम्म, उस जगह को भी पुराने लाहौर से जोड़ने की कोशिश की कोशिश गई। की गई। ये इलाके जो हैं, ये इलाके लाहौर का गिरदोनवा था, ठीक है? हम्म, जैसे आपका जो मज़ंग है, जी ये मुग़ल दौर में आबाद हुआ, बिल्कुल। ठीक है? फिर आपका जो नवाकोट है, ये एक सिख थे नैन सुख, उन्होंने हम्म, आबाद किया, चुबुर्जी भी ठीक। हाँ, ये चुबुर्जी तो ये तो सारे बागात थे ना? बागात थे, बिल्कुल। अ, चुबुर्जी वाला बाग हो गया, फिर आप इससे थोड़ी-सी पीछे चले जाएँ, अनारकली बाग आ जाता है, फिर वज़ीर खान की बारादरी वाला बाग आ जाता है। ये सारे के सारे एरियाज़ जो थे, ये बागात थे। बागात। ये जहाँ आज आपको अपनी सिविल सेक्रेटेरिएट नज़र आती है, आईजी ऑफ़िस नज़र आता है, ये सारे बागात हैं। माज़ी में बागात थे। तो जो आर्कियोलॉजिकल आपको प्रूफ्स मिलते हैं, वो यही मिलते हैं कि जो आपका लाहौर है, वो एग्ज़ैक्टली वहीं था जहाँ आज है। हम्म, यानी अंदरून लाहौर में। इसने अपनी जगह नहीं बदली बिल्कुल जगह नहीं भी। बदली। ये हमारा पुराना लाहौर यही 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 लोकेशन है। अंदरून लाहौरी अगर असल लाहौर है, और ये अब साबित हो चुका है कि आपने जैसे बता दिया कि अंदरून लाहौर ही पुराना लाहौर है, तो लाहौर, अंदरून लाहौर के अंदर बसने वाले फनकार और पेशावर कहाँ कहाँ रहते थे और वो कौन थे? अंदरून लाहौर की जी अंदरून लाहौर तो हिस्ट्री हब है। हम्म, अंदरून लाहौर के अंदर बेशुमार गलियाँ, बेशुमार कूचे, हम्म। वो ऐसे हैं कि जब आप मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की एक बात भी है कि अंदरून लाहौर की बाज़ गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक मर्द और औरत आमने-सामने से आ रहे हों, तो बीच में सिर्फ़ निकाह की गुंजाइश रह जी जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत तंग न गलियाँ बहुत नैरो आप स्ट्रीट्स हैं। तो ये गलियाँ और कूचे जब आप जाते हैं तो ये वाक़ई दिलचस्प भी हैं, तंग भी हैं, तारीक भी हैं। और ये जिस तरह आपने फ़नकारों और यहाँ पर जो प्रोफ़ेशनल्स रहते थे, हुँ, उनकी जो बात की है, तो वो आप देखें ना जब आप मोची दरवाज़े जाते हैं, हुँ। मोची दरवाज़े में आपको एक कूचा मिलता है, कूचा नकारचियाँ उसका नाम है, कूचा नकारचियाँ। नकारचियाँ। अब क्या है जी कि वहाँ पर नकारा बजाने वाले रहते थे। हुँ, ये नकारा बजाने वाले कौन थे? ये मुग़ल दौर के अंदर जितने अहम ऐलानात होते थे, जंग होती थी, बादशाह ने आना-जाना होता था, तो उसका जो अनाउंसमेंट थी, वो नकारा बजाकर की जाती थी, अच्छा, ठीक है? अब वहाँ पर ये पूरी एक गली आबाद है उन प्रोफ़ेशनल्स की जो नकारा बजाते थे। बजाते थे। वहाँ से थोड़ा-सा आप आगे चले जाएँ, एक वहाँ पर कूचा है, कूचा लोहारा। कूचा लोहारा, लोहारा, ये मोची लोहारी गेट, नहीं, नहीं, ये मोची दरवाज़े में मोची ही है। ये दरवाज़े बहुत में, सारे लोग यही समझते हैं कि कूचा लोहारा से मतलब होगा लोहारी लोहारी दरवाज़े में। गेट, लोहारी ये दरवाज़ा। मोची दरवाज़े में कूचा लोहारा हुँ, मौजूद है। अब कूचा लोहारा में कौन लोग रहते थे? ये वो लोग थे जो उस दौर के वेपन्स बनाते थे। हुँ, ये वो प्रोफ़ेशनल्स थे, तलवारें बनाते थे, ज़र्राए बख्तर बनाते थे। फिर अगर आप उस कूचे को भी विज़िट करें, अब तो ख़ैर कमर्शियलाइज़ेशन ने वहाँ पर बहुत सारी शक्लें बदल दी हैं। कहीं-कहीं आपको पुराने हुँ, घर नज़र आते हैं, हुँ, लेकिन वो एक बड़ी हिस्टोरिकल स्ट्रीट है उन प्रोफ़ेशनल्स की। फिर आप थोड़ा-सा आगे चले जाएँ, मोची दरवाज़े में ही, तो कूचा सदाकरा आता है। अच्छा। अब ये सदाकार जो थे, ये सदा लगाते थे। हुँ, बिल्कुल। ये भी मुग़ल एरा के अंदर हुँ, अनाउंसमेंट्स करते थे। शाही फरमान जो थे उनको अनाउंस करते थे। बादशाह के आने-जाने की जो जो शाही टूर ब ब आमदोरफ़्त होती थी, आमदोरफ़्त। उसकी अनाउंसमेंट करते थे। ये प्रोफ़ेशनल्स थे। फिर यहाँ पर वो थे तो आप थोड़ा-सा और आगे चले जाएँ तो कूचा तीरगरां आता है। वो कूचा तीरगरा। तीरगरां, हुँ, वो तीर बनाने वाले थे, एरो मेकर्स थे। वो तीर बनाते थे। मुग़ल दौर के अंदर आप समझें जो तीर है वो एक सिंबल था। हुँ, एक वेपन भी था, एक सिंबल भी था और उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ थीं। शाही तीर बनते थे, जंगों के लिए तीर बनते थे, शिकार के लिए तीर बनते थे। ये बनाने वाले प्रोफ़ेशनल्स यहाँ रहते थे। एक्चुअली जब मुग़लों ने लाहौर को आबाद करना शुरू किया था, तो बाय द टाइम कुछ प्रोफ़ेशनल्स वो लेके आए, हुँ, ठीक। ठीक है? मैं जो अकबरी दरवाज़ा है, इसके पास मैंने तलाश किया कूचा नकाशां। हुँ, यहाँ पर प्रोफ़ेशनल्स रहते थे वो इतनी ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री है, वो नक्काशी का काम करते थे। नक्काशी का काम जो अ, जो आपको आज भी मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर मिलता है। फ्रेस्को आर्ट वर्क नज़र आता है, गालिबकारी नज़र आती जी, है, जी, ये जी, वो नक्काश थे जो करते थे। करते थे, बिल्कुल। तो फिर यहाँ एक मोहल्ला था नमदग्रां,
नमक। हाँ, वो नमदे तैयार करते थे। हम्म, मुगल दौर के अंदर जो कारपेट्स थे, वो जो बिछाए जाते थे, वो उस ज़माने में हाथ से तैयार होते थे। अभी भी है वो। मोहल्ला तो अभी भी मौजूद मोहल्ला है, अभी भी मोहल्ला मौजूद, अभी भी मौजूद है, लेकिन लेकिन देखें वक़्त के साथ-साथ ये सारे प्रोफ़ेशंस रिप्लेस हो गए मॉडर्न प्रोफ़ेशंस के साथ। ठीक है। अब जो हाथ से नमदे तैयार होते थे, वो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, तो ये मशीन पे तैयार होना शुरू हो गए। हम्म इसी तरह जो नकारची हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हम्म जब ब्रिटिश एरा आया, तो वो अपने साथ अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर ले आए, तो अच्छा, नकारची का रोल ख़त्म नकार्ची हो का गया। रोल भी खत्म हो गया। फिर जो ये थे लोहार जो थे, लाहौर, फिर कूचा बंदूकें लोहारा आ वाले, गई, तो असला आ गया। तो वो बाय द टाइम और फिर जो इनके लोग थे, ये रफ्ता रफ्ता यहाँ से या तो किसी और प्रोफेशन में चले गए, या फिर इन्होंने, आप समझें, ये एरियाज छोड़ हम्म दिए, क्योंकि अंदरून लाहौर में अब आप जाएं तो आपको पुराने लाहौर के रहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझे ये समझाइएगा कि लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं, क्या ये जिस सम्त में खुलते हैं उस सम्त इनके नाम रखे गए हैं, या किसी पेशे के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं? जैसे आपने बताया कि लाहौरी गेट जो था वो इचरा की तरफ खुलता था, तो इस वजह से कहा यह जाता है कि जो इचरा असल लाहौर है। तो लाहौर के 12 दरवाज़ों के नाम किस वजह से ये रखे गए हैं? लाहौर के ना जी सिर्फ दो दरवाजे हैं, एक दिल्ली दरवाज़ा और एक कश्मीरी दरवाज़ा। ये दो दरवाजे वो हैं जिनके नाम इनकी जो डायरेक्शंस हैं, जिन शहरों की तरफ या जिन एरियाज़ की तरफ ये खुलते हैं, उनके नाम पर रखे गए हैं। अच्छा। बाकी जितने दरवाजे हैं, वो या तो उस दरवाजे के अंदर जो प्रोफेशन जिस प्रोफेशन के लोग रहते थे उनके नामों पर है, या जिस कौम के लोग रहते थे उनके नाम पर है, या मिसाल के तौर पे जो ज़की दरवाज़ा है, हुँ, वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के नाम पे है। हुँ, फिर जो भाटी दरवाज़ा है, ये भाट कौम के नाम पे है। हुँ, ये जो डायरेक्शन है उसके ऊपर सिर्फ 2 ही दरवाजे थे। मैंने ठीक आपको बताया दिल्ली दरवाज़ा, ये दिल्ली की तरफ खुलता था। कश्मीरी दरवाज़ा, ये कश्मीर की तरफ खुलता था। ठीक है। बाकी सारे दरवाजे जो हैं ये शख्सियात के या जो अंदर प्रोफ़ेशन थे। अब अकबरी दरवाज़ा जो है, हुँ, ये अकबरी अकबरी दरवाज़ा, मंडी भी अकबरी थी। मंडी। ये अकबर के दौर में बनाया गया था, अकबर के नाम से ही जुड़ा हुआ। आलमगीरी दरवाज़ा ये अपने नाम हाँ, आपको बिल्कुल, बताता है। तो डायरेक्शन सिर्फ इन 2 दरवाज़ों इन की 2 थी। दरवाज़ों की। ठीक है। शाहाब साहब, ये बताएँ कि जो मुग़ल दौर का लाहौर था, मुग़ल दौर में लाहौर कैसा था? और अब जब आप अपने हेरिटेज को देखते हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? और थोड़ा-सा मुग़ल दौर के हवाले से भी बताइए। मुग़ल दौर का जी जो लाहौर था, बेसिकली मुग़ल दौर का लाहौर इस्टैब्लिश करने में एक सबसे बड़ा जो नाम है वो अकबर आज़म का, अकबर अकबर आज़म का, बादशाह का है। अकबर बादशाह का। अकबर जब लाहौर आए तो उन्होंने लाहौर को रीऑर्गेनाइज़ किया, अच्छा। ठीक है। उन्होंने यहाँ पर जो जो ट्रेड थी, महमूद गज़नवी का लाहौर था, उसे रिवैम्प किया। महमूद गज़नवी का तो लाहौर जो था, महमूद गज़नवी ने तो लाहौर के ऊपर हमला किया, लाहौर को तबाह कर दिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया। हुँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से लोग जो लाहौर के अंदर रहने वाले लोग थे, यहाँ मैं एक एंडोर्समेंट देना चाहूँगा कि हम शाहाब भाई के साथ एक ऐसा पॉडकास्ट भी करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लाहौर के ऊपर हमले कितनी दफ़ा हुए, और मैं आपको पॉडकास्ट के अंदर ही इन्विटेशन दे रहा हूँ उस पॉडकास्ट का भी। जी, जी, श्योर। अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो असल में महमूद गज़नवी के बाद अगर किसी ने महमूद गज़नवी के हमले के बाद लाहौर को जो दोबारा आबाद किया था, वो अयाज़ ने किया था, जो उसका ग़ुलाम कहा जाता है। हुँ, हुँ। उसने यहाँ पर फ़नकार भी लाकर आबाद किए, प्रोफ़ेशनल्स भी ला के आबाद किए, यहाँ पर पुख्ता ईंटों से किला भी बनाया, लाहौर की जो फ़सील है, इसको भी बनाया। हुँ, बाय द टाइम लाहौर ऐसा नहीं है कि जब मुग़ल आए थे तो लाहौर बिल्कुल ही एक जाहिलों का शहर था या यहाँ कुछ नहीं हुँ, होता था। लाहौर उस ज़माने में भी एक बड़ा अहम शहर था। रावी के किनारे होने की वजह से ये एक पूरा ट्रेड रूट भी था। ठीक है। अब लाहौर की जो इम्पोर्टेंस थी वो अकबर के दौर में काफ़ी ज़्यादा समझी गई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ीद प्रोफ़ेशनल्स ला के आबाद किए गए। मुग़ल दौर में स्पेशली अकबर के दौर में जो प्रोफ़ेशनल्स थे उनको बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आपका जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ से आपके ईरान से आपके ये लेफ़्ट राइट के जो एरियाज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स लाए गए हुँ, जो यहाँ आते थे
और आकर जो शाही कारखाने थे उनमें भी काम करते थे। इसके अलावा भी जो कोई ख़ास किस्म के काम थे वो करते थे। लाहौर के अंदर उन्होंने आके यहाँ पर नंबर 1 जो लाहौर की जो इम्पोर्टेंस बनी, वो ये बनी, लाहौर को एक ट्रेड हब बना दिया था। लाहौर को। लाहौर को यहाँ से मसालों की तिजारत शुरू हो गई थी। यहाँ से इंडिगो की, नील की बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर ट्रेड स्टार्ट हो गई हुई थी। फिर यहाँ का ना एक पूरा कल्चर बन गया था। जब आप एक ट्रेड हब बनते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ये जो आपका खिजरी दरवाज़ा है, इसके पास से दरिया रावी गुजरता था। तो ये बंदरगाह थी कश्तियों की, और ज़ाहिर है अब जहाँ कश्तियाँ हैं वहाँ कश्तियाँ बनाने वाले भी हैं। तो उनके दौर के अंदर लाहौर को एक, आप समझें, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड शहर बनाया गया था। लेकिन ये सूरत हाल मुग़लों के दौर में वक्त गुज़रते गुज़रते औरंगज़ेब आलमगीर के बाद ख़राब होना शुरू हो गई थी। अच्छा, शाह भाई, ये आपने एक बड़ा एक लॉन्ग और ब्रीफ काम किया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर जो है वो नील का हब था, और सबसे पहले जो रंग चढ़ा कपड़ों के ऊपर, जिसकी मुनासबत से आज मैंने ब्लू पहना है, वो ब्लू रंग था, नील का था। बिल्कुल जी, जो मुग़ल एरा है उसमें जो लाहौर है वो नील का हब था। ये रावी के आसपास के, और कदीम ज़माने के अंदर तो लोग सफ़ेद पोशाक ही पहनते थे और वही जो सूती धागे से बनते थे। लाहौर के थ्रू ही नील जो है वो नहीं, नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, किया गया। ऐसा ऐसा नहीं है। जो नील है, इंडिगो है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हुँ, लाहौर में नील नज़र ही नहीं आता। अब तो बिल्कुल। वैसे भी जो वो एक जो ऑर्गेनिक नील था जो तैयार होता था, जिसकी जो प्रॉपर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर था, अब तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती। तो इसलिए लोग बड़े हैरान होते हैं कि लाहौर का नील के साथ, लाहौर में जनाब नील की अकबर के दौर में ट्रेड होती थी। जो आपके अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे और जो यूरोपियन आए थे, वो सिर्फ़ यहाँ पर मसालों की तिजारत के लिए नहीं आए हमने थे। यही सुन रखा है कि सिर्फ़ मसालों की बू में खिंचे चले आए थे। हाँ, नहीं, नहीं, यहाँ का जो नील था ये भी उनके लिए बहुत पुरकशिश था। फिर अंदरून लाहौर के बेशुमार एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर नील तैयार करने वाले प्रोफ़ेशनल्स रहते थे। फिर जो आपका लाहौर है, जो रावी के इर्द-गिर्द के एरियाज़ थे, यहाँ नील की काश्त होती थी। हुँ। और यहाँ से जो नील है, वो लाहौर का नील जो है ये समुंदरों तक जाता था और समुद्री रास्ते से होता हुआ यूरोप तक जाता था। तो इवन जो शाहजहान है, उसके ज़माने में ये बिज़नेस इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया था। यहाँ खेत थे नील के? हाँ जी, बिल्कुल, लाहौर के जो इर्द-गिर्द के जो नवाही देहात हैं, यहाँ पर तो एग्रीकल्चर ही था। एग्रीकल्चर था। उसमें नील की भी काश्त होती हुँ। थी। तो ठोस नील जो प्रोड्यूस करते थे। जी, ये फिर उसके बाद इसकी तैयारी का एक पूरा प्रोसेस है। वो अंदरून लाहौर में ही बेशुमार जगहें थी, बेशुमार गलियाँ थीं। वहाँ पर इसके प्रोफ़ेशनल्स रहते थे जो तैयार करते थे। फिर हुँ। ये यहाँ से नील गुज़रता हो, यहाँ से अंदरून लाहौर से ही आपकी अकबरी मंडी या दूसरी मंडियों तक जाता था। और फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको बताई है खिज़री दरवाज़े वाली जो बंदरगाह है, यहाँ जी। से ये फिर समुंदर तक पहुँचता था, उसके बाद आगे यूरोप चला जाता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिज़नेस नील का ये इतना एक्सपैंड कर गया था कि शाहजहां के दौर में इसको प्रॉपरली एक बंदा जो था, शाहजहां की हुकूमत ने सोचा था कि इसको एक बंदे तक महदूद किया जाए ताकि जो सल्तनत है हुँ, हुँ। वो बराह रास्त नील की एक्सपोर्ट से फ़ायदा ले सके। तो ठीक। खैर ये सिस्टम इतना ज़्यादा चल नहीं सका था। ये जो उनकी एक, आप समझ लें, जो नील के बिज़नेस को कंट्रोल करने की एक पॉलिसी थी, ये उस ज़माने में आपके जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इनकी वजह से ही फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप हो इनको गई थी। वापस उस बिज़नेस को ट्रेडर तक देना पड़ा था। तो इसकी एक पूरी तारीख है जी। इवन आप ये देखें कि जो पुरानी अनारकली है, सॉरी, जो नई अनारकली हुँ, है, हुँ, ये हुँ। नीला गुंबद का एरिया है। नीले गुंबद के एरिया से जिस वक्त आप मेयो हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, तो मेयो हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल सामने आप देखें एक मसीही कब्रिस्तान की दीवार है। ऐसे ही है। अच्छा, वो कब्रिस्तान मतलब जाने की वहाँ कोई प्रॉपर एक्सेस तो नहीं है। उस कब्रिस्तान के अंदर ना
ज़्यादातर जो कब्रें हैं, जो आपको ज़्यादा समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो पुरानी कब्र है वो मिलेगी कोई 1700 समथिंग की, 80 1780 85 की। ठीक है। और जो आप समझ लें कि वहाँ सबसे नई कब्र है वो 1894 95 की है। वो इतना पुराना ग्रेवयार्ड है, इतना पुराना कब्रिस्तान है क्रिश्चियंस का। वहाँ आप अगर जाएँ तो वहाँ पर 3 कब्रें आप देखेंगे, उनके ऊपर इंडिगो प्लांटर लिखा हुआ है। इंडिगो प्लांटर, वो ठीक है। नील के पैदावार। नील के जो काश्त करने वाले थे या हुँ, उसको तैयार करने वाले थे, उनकी कब्रें हैं। और वो बताती हैं कि जब ब्रिटिश एरा के अंदर जब यहाँ पर ब्रिटिश आए थे, तो वो यहाँ के नील के बिज़नेस को, इंडिगो के बिज़नेस को अंडरस्टैंड करते थे। उनको पता था, वो साथ में जो डिफरेंट यूरोपियंस ही थे, हुँ। जो इस काम के मास्टर थे, उन्होंने उनको भी लाके लाहौर में आबाद किया। फिर वो यहीं के होकर रह गए, यहीं पे वो फिर इस दुनिया से चले गए और यहीं उनकी कब्रें भी आपको देखने में मिलती हैं। अकबर बादशाह की जो कौन-सी वो बीवी थी जो उसकी शराकतदार थी इसी नील के कारोबार में? और क्या ये कारोबार जो था या ये बिज़नेस कह लें इतना एक्सपैंड था और इतना मुनाफ़ा बख्श था कि अकबर के ख़ानदान वाले भी इसमें शराकतदार थे उसके? अकबर की जो बीवी हैं, बीवी थी मरियम उज़ ज़मानी, मरियम उज़ ज़मानी, जिन्हें हिस्ट्री जोधा बाई भी कहती है। जो हिंदू थी? जहांगीर की वालदा। वो कहा जाता है वो हिंदू थी। ये एक देखें, ये एक अलहदा डिबेट है कि वो हिंदू थी या बाद में मुसलमान हुई या हुँ, हिंदू ही रही, वो जोधा थी, या मरियम पोर्चुगीज़ थी या मरियम उज़ ज़मानी थी। ये एक बिल्कुल एक अलहदा, ये एक डिबेट ही अलहदा है। लेकिन जो मरियम उज़ ज़मानी है, उसने बिल्कुल जो ये नील की ट्रेड थी, इसमें भी अकबर के साथ मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट किया। फिर जो लाहौर है, यहाँ पर अकबर ने बहरी जहाज़ बनवाए थे। लाहौर उस के अंदर। लाहौर में जहाज़ साज़ी का काम जहाज़साज़ी का फिर काम उस शुरू करवाया था, उसमें भी उसने इन्वेस्ट किया था। हुँ, और वो आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो आपको पता चलता है कि वो बराह रास्त उसमें से हुँ, प्रॉफ़िट भी लेती थी। प्रॉफ़िट भी लेती थी। तो ये वो शाही खातून थी जो बराह रास्त समझ लें बादशाह के साथ इन्वेस्ट करती थी। इन्वेस्ट करती थी। ये तो हो गई नील की कहानी लाहौर की। और अभी हमने पॉडकास्ट के शुरू में जैसे डिस्कस किया कि लाहौर में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आबाद थे और डिफरेंट बादशाहों ने लाहौर पर हमला भी किया। लाहौर के पुरस्रार यहूदी कौन है? और क्या यहूदी जो हैं लाहौर के वो अब तक यहाँ आबाद हैं या यहाँ से चले गए हैं? देखें जी, जो यहूदी हैं, इनकी जो लाहौर के अंदर आमदोरफ़्त है, इसकी हिस्ट्री हमें अकबर के दौर से मिलना शुरू होती है। हुँ, लेकिन उस वक़्त अगर आप उस हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी हुँ, जूस की। ये ब्रिटिश एरा तक लाहौर आते जाते रहे, ट्रेड के लिए आते जाते रहे। और ब्रिटिश एरा से कुछ पहले तक काफ़ी सारे यहूदी ऐसे थे जो अंदरून लाहौर में ही सेटल हो गए थे। हुँ, पुरस्कार इन्हें इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो बिज़नेस करते थे, वो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये लाहौर में जो प्रोस्टिट्यूशन का बिज़नेस है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे एक टाइम पे आके, पार्टीशन से पहले तक। जो लाहौर का रेड यहाँ लाइट एरिया है। थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स को भी गाइड कीजिएगा। कुछ बाज़ लोग कहते हैं ये ज़रतश्त के मानने वाले भी लाहौर में थे, उसके बारे में भी बता दें। चूँकि आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता चुके हैं कि वो क्या स्टोरी है। लेकिन मेरा जो सवाल है मैं उसी पे हूँ कि लाहौर के यहूदी और लाहौर के जो पुरस्रार यहूदी हैं, क्या अब तक वो यहाँ आबाद हैं? लेकिन वो जो ज़रतश्त के मानने वाले भी कहते हैं कि यहाँ पे आबाद जी, थे। बिल्कुल, लाहौर जो है वो एक ऐसा शहर है। ज़रतश्त माने ज़ाराथुस्त्रा। हाँ जी, लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें पार्टीशन से पहले तक, बल्कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले तक अगर आप गौर करें या हिस्ट्री को देखें तो बेशुमार मज़ाहिब और बेशुमार फ़िरक़ों के लोग यहाँ पर रहते थे। हुँ, उसकी एक रीज़न ये है कि उस वक़्त का जो लाहौर था, उसमें बर्दाश्त का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। लोगों को ये मज़हब के नाम पर एक-दूसरे के साथ कोई उनके इख्तिलाफ़ात नहीं होते थे। लोग एक-दूसरे को बर्दाश्त करते थे, हुँ। डाइजेस्ट करते थे। इवन एक-दूसरे की जो हिंदू मुस्लिम एक हाँ, साथ रहते हिंदू, थे। मुस्लिम। अब ये जिस तरह आपने जो ज़रतश्त है इनकी बात की है, यहाँ पर एक फ़िरका आबाद हुआ था, चेतरामी सेक्ट। चेतरामी सेक्ट बिल्कुल, चेतरामी बिल्कुल। सेक्ट था।
ये जो आप टकसाली दरवाजे से अंदर आते हैं तो वो ऊंचा चेतराम और नीवा नीमा चेतराम रोड नज़र चेतराम आती है। रोड। तो वो चेतरामी सेक्ट था यहाँ पर, ये भी एक बड़ा ही अजीबो-गरीब सा फ़िरका था। 3-4 जो स्कूल ऑफ थॉट थे उनको मिला के अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें इस सेक्ट के अंदर डाल दी गई थी। हुँ। लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सके ये। लेकिन अगर आप पुरानी लाहौर की मरदमशुमारियाँ देखें तो उनमें इन फ़िरकों के लोगों की भी प्रेज़ेंस आपको प्रेज़ेंस है। जैन नज़र मंदिर आती भी है। हम देखते हैं कि जैन भी अलबत्ता जैन भी जी, यहाँ पे। जी, मैंने बताया यहाँ पर कमोबेश हर तरह की कम्युनिटी रही। जो आप यहूदियों की बात कर रहे हैं, यहूदी पार्टीशन के बाद यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू हुए। लोगों को इस बात पे बड़ा एतराज़ होता है। लेकिन अगर आप 1950 में 1947 के बाद ये 19 ठीक है, हाँ, आहिस्ता, बल्कि आप समझें कि 47 से काफ़ी पहले भी कुछ पहले भी ये यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए थे। हुँ, लेकिन इनको जो मिस्टीरियस कहा जाता था उसकी एक रीज़न ये भी थी, बल्कि एक बड़ी रीज़न ये ही समझी जाती है कि ये लाहौर का जो रेड लाइट एरिया था जिसे आप हीरा मंडी कहते हैं, हुँ, यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूशन का बिज़नेस था उसमें ये लोग काफ़ी मैसिव तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है। इन्होंने आप समझें कि जो प्रोस्टिट्यूशन का यहाँ जो लोकल बिज़नेस करते थे उसमें जो वो ख़ातून थी जो प्रोस्टिट्यूट थी, उस उसकी बेशुमार जगहों के ऊपर तज़लील होती थी। ठीक है। उसका जो दलाल होता था वो भी उसके साथ वो कर जाता था, उसके पैसे मार गया हुँ, या उससे पैसे छीन लिए। फिर जब वो बाहर निकलती थी लोग भी उसको छेड़ते-छाड़ते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब ये यहूदी इस बिज़नेस के अंदर आए तो जो यहूदियों की जो प्रोस्टिट्यूट्स थीं, हुँ, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती थी छेड़ने की। छेड़ने की। या ये कहा जाता है कि जो ये यहूदी हैं, ये उन प्रोस्टिट्यूट्स को उनका जो मुआवज़ा था, जो इनके दलाल थे, हुँ, उनका मुआवज़ा भी पूरा देते थे। मैंने अंदरून लाहौर में बेशुमार लोगों से सुना है कि ये जो कोठी खाने थे हुँ, हुँ, या ये जो आप समझ लें कि जो प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे थे, यहाँ पर एक टर्म यहूदी की लड़की की भी चलती होती थी। तो इनकी हिस्ट्री भी लाहौर के साथ है, है बिल्कुल। लेकिन ये पार्टीशन से पहले यहाँ से जाना शुरू हो गए थे। अब लाहौर में ये गुलबर्ग के एरिये में कुछ 2-3 इक्का-दुक्का फैमिलीज़ हैं जो ठीक, यहूदियों की रहती हैं। अदरवाइज़ यहूदियों का लाहौर में कोई कोई और ठिकाना नहीं और मालूम ठिकाना हुआ। नहीं है। शाह भाई ये बताइए कि जो लाहौर का शाही किला है, लाहौर फोर्ट के जिसे हम कहते हैं, क्या ये वही बिल्कुल वही है जो उस दौर में था? और इसके अंदर इसकी जो पूरी असरारियत है वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुग़ल दौर के अंदर शाही किला, जो आज भी शाही किला आप आज देखते भी हैं, बिल्कुल। ये शाही किला जो आपको समझे ऊपर नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी एक किला है। न नीचे भी एक किला से मुराद ये है कि शहराबाद। इसके नीचे भी मुकम्मल तामीरात का आपको वो नज़र आता है, स्ट्रक्चर नज़र आता है और बेशुमार जगहों पे निकल भी रही हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब आप शाही किले अंदर जाते हैं तो पिक्चर वॉल जो है, पिक्चर वॉल के साथ एक रास्ता है, हुँ, समर पैलेस को जाता है। ठीक। ये समर पैलेस जो है इसको खुफिया महल भी कहा जाता है। खुफिया महल ये बिल्कुल आप एक रास्ता तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो पिक्चर वॉल है यहाँ से जाता है। दूसरा ये है कि जब आप शीश महल जाते हैं तो शीश महल के जो लॉन है उसके चारों कोनों में 4 सीढ़ियाँ थीं जो नीचे इस महल में जाती थीं। ठीक, बेसमेंट। बेसमेंट में ये पूरा पैलेस है। ये मुग़ल दौर का महल था और ये इतनी इंटरेस्टिंग इसकी वो है कंस्ट्रक्शन है, इतनी इंटरेस्टिंग इसकी राहदारियाँ हैं। बल्कि मैं इंटरेस्टिंग से ज़्यादा कहूँगा वो पूरी भूल-भुलैया हैं। फ़र्ज़ करें आप उस महल के अंदर चले गए हैं और आप उस महल में उसकी कॉरिडोर्स में और उसकी राहदारियों में फिरना शुरू हुए हैं, तो आपको ये 10 मिनट बाद पता चलेगा कि आप जहाँ से चलना शुरू हुए थे, आप वापस वहीं आ गए। वहीं आ गए बिल्कुल। तो ऐसा होता है बिल्कुल। वहाँ उसमें विस्परिंग गैलरीज़ हैं, मतलब आप एक दीवार के कोने में खड़े होके सरगोशी करें और दीवार के दूसरे कोने पे कान लगाएँ, आपको आवाज़ आएगी। हुँ, हुँ, बड़े इंटरेस्टिंग वाटर चैनल्स हैं। अब ये बेसिकली अ, शाही किले की आप समझ लें ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, ठीक है? हुँ, इसमें ये
इस पे मैंने एक वीडियो की हुई है, उसमें काफ़ी इसकी डिटेल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ दीवारें हैं, उनके पीछे रास्ते हैं अच्छा। जाने के। फिर ये है कि अभी रिसेंटली जो काला बुर्ज है शाही किले का, उसकी जो बेसमेंट्स हैं उनको उन पे काम शुरू हुआ है। वो 3 लेयर्स हैं। मतलब आप काला बुर्ज से एंटर होते हैं, पहले एक बेसमेंट है, उसके बाद बेसमेंट है, फिर उसके बाद बेसमेंट है। अब वो बेसमेंट्स क्या हैं, वो आप हिस्ट्री उनके बारे में बताती है कि वो मुगलिया दौर की जेल्स थीं। अच्छा। और ये जो 3 लेवल्स हैं, इन लेवल्स में एक लेवल शायद माज़ी में स्टोर रूम के तौर पर यूज़ होता रहा, जहाँ डिफरेंट चीज़ें स्टोर होती रहीं। हम्म। उसके नीचे के जो 2 लेवल्स हैं, उनको ज़िंदान, मुख्तलिफ जगहों पे उनके ये रेफरेंस मिलते हैं कि जेल थी, ज़िंदान थे। और इन दोनों लेवल्स पे 2 डिफरेंट लेवल के कैदी रखे जाते थे, उनकी कैटेगरीज़ थी। जो सबसे ख़तरनाक कैदी थे, या जो आप समझ लें शाही फैमिलीज़ से लोग थे, हम्म। उनको सबसे नीचे वाले लेवल में रखा जाता था। वो जब आप उधर अंदर जाएँ, तो आपको बाकायदा फ़ील होगा, बड़ी उन जगहों की हैबत है, और जो उनका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, वो भी उतना ही दिलचस्प है और बड़ा हैरान कर देता है। आप उसमें फिरते जाएँ, एक कमरे के साथ पता चलेगा पूरा एक और हिस्सा खुल गया है, हाँ। उसके अंदर जाएँगे और कमरे खुल गए हैं। तो ये फिर आप थोड़ा और आगे चले जाएँ, तो जो जहांगीरी अहाता है, हम्म। उसके जो अहाते के लेफ़्ट और राइट साइड के कॉरिडोर्स हैं, वहाँ मैंने कुछ दिन पहले देखा, वहाँ उनके नीचे पूरे स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा। और तो वो जहांगीरिया आता है जो। जहांगीरी आता है। फिर आप थोड़ा-सा उससे आगे चले जाएँ, अकबरी दरवाज़े की तरफ जाएँ, तो अकबर का जो पैलेस है, उसके आसार जो हैं, वो निकलने शुरू हुए हैं। उसको अब ख़ैर उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी की शक्ल दे दी है, ये वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी वालों ने। तो शाही किले के अंदर जो आप ऊपर सारी चीज़ें देखते हैं, हम्म। उसके इस लेयर के नीचे भी एक लेयर है। तो मुग़ल एरा की जो कंस्ट्रक्शन है, या जो मुग़ल एरा का फ़ोर्ट था, वो इतना सादा फ़ोर्ट नहीं था कि आप शाही किले में एंटर हुए, आप हाथी पाँव से ऊपर चढ़ आए, आपने दीवान-ए-आम देख लिया, दीवान-ए-ख़ास देख लिया, आपने ब ब शीश महल देख लिया। यहाँ पर तो क्या ये एक और भी मिथ है कि क्या ये जगह जो है ये असेबी है? यहाँ पे असेब हैं, जिन्नात हैं यहाँ पे? शाही किले के जो हॉन्टेड होने की या सेबी होने की कहानियाँ हमें भी बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। इवन ये अभी जो शाही किले का शाही बावर्ची खाना है, वहाँ पर जो किले की जो गार्ड्स हैं, वो बताते हैं कि वो बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुँ। देखते हैं। फिर ये जो मैंने आपको समर पैलेस का बताया है, ये आप मेरे से नहीं, वहाँ के जो गाइड्स हैं, या जो वहाँ के रेगुलर टूरिस्ट हैं, उनसे पूछें, वो आपको बड़ी-बड़ी कहानियाँ बताएँगे कि जो समर पैलेस है, वहाँ उन्होंने क्या-क्या चीज़ महसूस की या क्या-क्या चीज़ देखी। हुँ। यार पुरानी जगह हैं। तो फिर ये जो काला बुर्ज की जो मैं आपको बेसमेंट्स बता रहा हूँ, इसके बारे में बड़ी खौफ़नाक कहानियाँ हैं। मोती मस्जिद जो है, उसके मोती बारे में मस्जिद के उसको तो बारे में ही आपसे हाँ। पूछना चाह रहा था कि मोती मस्जिद के अंदर तो वहाँ पे जो लोग दुआ करने आते हैं, उन्होंने भी कह रखा है कि हमें कुछ कोई चीज़ नज़र आती है और या हमें कुछ ऐसी पैरानॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना भी करना पड़ता है। और आप तो वहाँ जाके विज़िट भी करके आए हैं। ये बताएँ कि वाक़ई वहाँ पे आसेब हैं या जिन्नात हैं? देखिए, मैं कई दफ़ा मोती मस्जिद गया हूँ, और लेकिन मैं गया दिन के वक़्त हूँ, रात में मुझे कभी जाने का वहाँ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, महसूस नहीं की। महसूस नहीं की। सेकंड, रूहानियत हो सकती है। रूहानी मस्जिद है, अल्लाह मियाँ का घर है। लेकिन ये है कि जो जिन्नात वाला जो एक इस मस्जिद के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, इसको मैंने थोड़ा-सा जब रिसर्च किया, और इसको थोड़ा-सा आप समझें कि इसके पीछे गया कि यार ये स्टोरीज़ कहाँ से आनी शुरू हुई। तो ये ज़्यादा स्टोरीज़ ना एक मैगज़ीन है, अबकरी मैगज़ीन। अबकरी। ये ज़्यादा उसमें बताना शुरू किया, उसी में फिर यहाँ पर वज़ाइफ कौन से करने हैं, वज़ीफ़े कौन से करने हैं, हुँ। वो बताने शुरू किए। फ़ोर्ट के, शाही किले के एक तो ऑफ़िशियल्स हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो यहाँ आने वाले जो वज़ाइफ करने के लिए आते, या जो चिल्ला कशी के लिए आते थे, उनसे बड़े एक ज़माने में तंग आ गए थे। हुँ। वो कहते हैं कि जी यहाँ पर आने वाले जो लोग थे, वो एक तो बेवक़्त आना शुरू हो गए। ठीक है।
चिल्ला करने वाले। चिल्ला करने वाले फजर के वक्त। फिर बेशुमार ख़वातीन ऐसी आना शुरू हो गई जो सुबह के वक्त या मगरिब के बाद इसरार करती थी कि हमें मोती मस्जिद में चिल्ला जाने की कर। इजाज़त दी जाए। अब वो खुदा जाने चिल्ले के लिए जाना चाह रही थी या कोई इबादत के लिए जाना चाह रही थी, तो वो कहते थे कि हम इस वजह से बहुत ज़्यादा वो हमें इसको काफ़ी मैनेज करना पड़ा। और जो कहानी है मोती मस्जिद के साथ, अब आप देखें ना, मोती मस्जिद के अंदर ही वो महाराजा रंजीत सिंह का जो दौर था, इसको मोती मंदिर में बदला गया। यहाँ पर एक तोशा खाना बना दिया गया महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। वो तोशा खाना अभी कुछ 3-4 साल पहले डिस्कवर भी हुआ वहाँ से। अब अच्छा। आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि लोग वहाँ आते हैं और वो अपनी जो मन्नतें मुरादें होती हैं ना जी, वो लिखते हैं पर्चियों के ऊपर। वो पर्चियों के ऊपर लिख कर एक दरवाजे के पीछे वो नीचे से ना ऐसे फेंक देते हैं, ये कि जी ये हमारी मन्नतें मुरादें हैं। मेरी वहाँ जो ये एक्टिविटी करने वाले हैं उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं जी ये तो हम यहाँ पे लिख के फेंकते हैं तो ये हमारी पूरी हो जाती हैं। अब अगर आप गौर करें तो वो जहाँ फेंक रहे हैं वो तो सिख दौर का तोशा खाना है, वो तोशा खाना सिख दौर का, वो तो बिल्कुल। तोशा खाने में फेंक रहे हैं। अब तो खैर उसमें कोई कीमती चीज़ नहीं है, ये आप वहाँ जाके विजिट करें तो वो आपको भरा नज़र आएगा पर्चियों से। पर्चियों से भरा हुआ, बिल्कुल मैंने लोगों विजिट किया है वो। लोगों की जो मन्नतें हैं मुरादें हैं वो उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो ये है कि मोती मस्जिद के साथ ये वाली जो मिथ्स हैं और ये वाला जो चीज़ है ये जुड़ी ज़रूर हुई वो है। एक खातून की क्या स्टोरी थी जो आपको वहाँ मिली हुई थी, और उसने जो वजीफा किया था तो उसके जो काफी रिस्क की तंगी वगैरह भी दूर हो गई जी, थी। वो मैंने आपको बताया वहाँ तो आप जो उस मस्जिद के अंदर आ रहा है, वक़्त गुज़ार रहा है, चाहे वो कोई, और ख़ैर इसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। आप जब उनसे पूछते हैं तो वो तो आपको ऐसा कुछ बता देंगे कि आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। वो तो सीधा-सीधा कहते हैं कि जिन्नात उनके ख्वाब में आ जाते हैं और हाँ। आके तो उनकी जो भी मन्नत और मुराद होती है वो पूरी करवा जाते हैं। अच्छा। तो ये अब लोगों का बिलीफ है, मतलब इस पे मैं तो कमेंट नहीं कर हमारा सकता। हेरिटेज जो है वो इतना रिच है कि इसके आसार कदीमा भी मिलते हैं, कदीम ज़माने की तारीख भी मिलती है। और मुझे एक अफ़साना हमने सुन रखा है कि अकबर बादशाह ने सलीम, अपने शहज़ादा सलीम की जो एक माशूका थीं और जिनसे वो शादी करना चाहते थे, उन्हें दीवार में चुनवा दिया था। और क्या अनारकली के अंदर जो मकबरा बना हुआ है, क्या वो उसी अनारकली का है और उसी वज़ह से वो मशहूर है, फ़ेमस है? देखें, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मशहूर है, और इसके मशहूर होने की जो एक सबसे बड़ी वजह है, वो इस कहानी के किरदार ही हैं। किरदार है, बिल्कुल। अकबर का किरदार है, जहांगीर का बड़ी किरदार है, फ़िल्में भी इस पे बन बड़ी चुकी हैं। फ़िल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन जब आप अगेन हिस्ट्री में जाना शुरू करते हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, तो अनारकली का जो किरदार है ना, इसकी भी कोई कहीं पे कोई ज़िक्र मिलता एविडेंस नहीं नहीं है, कोई मिलता। रियलिटी नहीं मिलती। अब ये जो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो अनारकली का मकबरा है, अव्वल तो पब्लिक को एक्सेस ही नहीं है वो जाके हुँ। उस तारीखी जगह को देखे। बल्कि अनारकली के मकबरे पे ही नहीं, लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसे मकबरे हैं। अली मर्दान खान का मकबरा हो जी। गया, और ये ज़ेबुन्निसा का मकबरा हो गया, बहादुर खान का मकबरा हो गया। यहाँ पर ना पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती लोगों की एक्सेस क्यों कम की हुई है। हुँ। शायद एक रीज़न ये भी है कि जो पुअर सिक्योरिटी है उसकी वजह से बेशुमार जो नशई हैं वो इन जगहों पे अपना बसेरा कर लेते हैं, वो हुँ, इसलिए हुँ। शायद इन्हें लेकिन कोई एक टाइमिंग होनी चाहिए जैसे हमने जहाँ। चुबुर्जी को देखा है कि जब चुबुर्जी बनने से पहले, जब ये रिवैम्प हुआ है, जी। रीडेवलप हुआ है, तो जी। नशई वहाँ पे और दीगर लोग वहाँ पे आके सोए रहते थे जी, वहाँ पे। तो इन जगहों पर ना एक्सेस पब्लिक की उतनी है नहीं। अनारकली के मकबरे में तो बहुत मुश्किल है। आप अगर अनारकली के मकबरे को विज़िट करना हो तो वो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर आपको पता है ब्यूरोक्रेसी से इजाज़तें लेना ही एक बड़ा बड़ा काम है। मुश्किल काम है। तो लेकिन ख़ैर उसकी भी जो तरीक़ेकार प्रोटोकॉल्स तो होंगे। हाँ, उसकी भी बहाली का काम हो रहा है। लेकिन हिस्ट्री जो है वो इस पर बिल्कुल ख़ामोश है। हुँ। वो बिल्कुल ये चीज़ साबित नहीं करती कि वो मकबरा जो है वो अनारकली का ही है।
तो ये एक आप समझ लें कि ये भी एक अफ़सानवी कहानी है। जो सफ़र था आपका लाहौर की हिस्ट्री के बारे में जानने का और इस पे वीडियोस बनाने का, ये इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और क्यों आपने सोचा कि मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर इस नीश को फोकस करना चाहिए? देखिए, मेरे बिल्कुल माइंड में कोई नीश नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। मेरा इसके अंदर सिर्फ़ एक जो मोटिव था, वो ये था कि हिस्ट्री को मैक्सिमम करेक्ट करके डॉक्यूमेंट किया जाए। हुँ, और आप जानते हैं कि पुराने जो इससे जो पिछली जनरेशन्स थीं, वो हिस्ट्री पढ़ती थी बुक में से, हाँ। किताब में से। और बेशुमार लोगों के लिए हिस्ट्री एक बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट था हुँ, और बेशुमार लोग हिस्ट्री को पसंद करते थे। पसंद करते थे। तो बेसिकली जो मकसद था, वो ये था कि लाहौर की जो हिस्ट्री है, इसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा दूर किया जाए। हुँ, और फिर बिलख़ुसूस लाहौर की हिस्ट्री से जुड़े वो वाक़यात, वो जगह जो ज़्यादा देखी नहीं गईं, ज़्यादा डिस्कस नहीं हुईं, हुँ, उनके ऊपर भी बात की जाए। तो ये ख़ैर पर्टिकुलरली लाहौर के बारे में नहीं, हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में जो हेरिटेज है या जो हमारा कल्चर है, उसके ऊपर उस तरीके से बेशुमार लोग हैं, काम कर भी रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत ताकि है। जो हमारी जनरेशन्स इस हैं। सफ़र के अंदर कोई मुश्किलात आईं? क्या कभी आपने फाइनेंशियली तौर पे कभी मुश्किलात का सामना देखा हो? कि आप वीडियोज़ बनाने के लिए जा रहे हो और आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन उतने व्यूज़ नहीं आ रहे और उतने अच्छा नहीं बुखारी साहब, मैंने अपनी कोई वीडियो जो है वो व्यूज़ के लिए कतई तौर पे ये माइंड में रख के नहीं बनाई कि इस पे कोई व्यूज़ आते हैं या नहीं आते। और जो सफ़र की मुश्किलात मुश्किलात इसमें एक ही चीज़ मुश्किल होती है जी, वो ट्रैवल ये है, नहीं वो है परमिशन। ठीक है कि आपको 2-3 जो लोगों से ब्यूरोक्रेट से लोगों, हाँ, 2-3 इदारे हैं, उनसे परमिशन वो दे देते हैं परमिशन, ऐसी बात हुँ। नहीं है। लेकिन ये है कि कई ब जगह पे तो वीडियोज़ बनाने की इजाज़त भी नहीं है। आप कैसे बना लेते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैंने किसी ऐसी जगह की वीडियो अभी तक मैं भी नहीं बना सका, जहाँ इजाज़त ना हो। देखें, एक प्रोटोकॉल है। आप मिसाल के तौर पे जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद के अंदर वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं है। हुँ। वो इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि मोती मस्जिद के अंदर माज़ी के अंदर बेशुमार ऐसे फ़ोटो शूट्स होते रहे जो काबिल एतराज़ थे। निकाह के जो फ़ोटोशूट्स हाँ जी, जो मस्जिद के तक़द्दुस को आप समझें पामाल करते थे। ठीक है। उसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने वहाँ पर हर किस्म के शूट की पाबंदी लगा दी। हुँ। अब जब आप उन्हीं अथॉरिटीज़ को मिलकर ये बताते हैं कि हमारा काम इस जगह की जो एजुकेट हिस्ट्री करना। है और एजुकेट करना है, और तो वो आपको उसकी इजाज़त दे देते हैं। मैंने हुँ। अकेले ने नहीं बनाई, मोती मस्जिद पे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं इन जगहों को चूँकि रेगुलर विज़िट करता रहता हूँ, तो यहाँ पर होने वाली जो कोई डेवलपमेंट होती है, वो ज़रा आप समझें कि अर्ली आपको मिल ज़रा जाती थोड़ा पहले पता चल है। हुँ। जाती हैं। तो ज़रा थोड़ा पहले पता चल जाती हैं, तो मैं थोड़ा पहले ये स्ट्रगल शुरू कर देता हूँ कि मुझे वहाँ पर जो शूट है, उसकी इजाज़त मिल जाए। पैसे कमाने के लिए अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, पैसे कमाने के लिए ये निश ज़बरदस्त है। सर लोग, मैंने सुना है पैसे कमा रहे हैं इससे, और नो डाउट आप इससे पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मेरा जो मोटिव है, वो इस काम से पैसे कमाने की बजाय इस सारी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ताकि जो हमारी जनरेशन्स हैं, वो अपने विरसे की ना कदर समझ सकें। अच्छा, आप सब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ गुफ्तगू करने का। आज एक पॉडकास्ट के अंदर हमने शहाब उमर से लाहौर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। लाहौर को दरियाफ़्त किसने किया? क्या राम के बेटे लौ ने लाहौर को दरियाफ़्त किया? लाहौर किसी ज़माने में इंडिगो हब था, यानी कि नील का हब था। नील का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। क्या वाक़ई ऐसा था?
इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या अकबर की बीवी जोधाबाई अकबर की शराकतदार थीं। फिर हमने लाहौर फोर्ट के बारे में भी ज़िक्र किया, लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में भी ज़िक्र किया। फिर हमने लाहौर के मशाहिर और लाहौर के पेशावर जो यहाँ आबाद थे, उनके बारे में भी डिस्कस किया और एंड पर हमने शहाब भाई से उनकी ज़िंदगी के सफ़र के मुतालिक पूछा, उनके सारे मामलात पूछे कि कैसे उन्होंने ये सफ़र का आगाज़ किया, लाहौर की हिस्ट्री पे के ऊपर काम करने का आगाज़ उन्होंने कैसे किया। फिर हमने शहाब भाई से उनकी ज़िंदगी का सफ़र पूछा और कैसे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर भी काम करना है और हिस्ट्री के ऊपर पॉडकास्ट करने हैं और हिस्ट्री लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर वीडियोज़ बनानी है। हमने लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर ये पॉडकास्ट जो किया है, मेरी उम्मीद है कि इसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।